Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, Akash. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening. सुखजीत कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मैम ठीक चल रही है, अभी तो 2-3 दिन से की नहीं है, बीमार हो गए थे इसलिए। अच्छा। स्कूल जा रहे हो आप? नहीं मैम, अभी नहीं गई लेकिन स्कूल तो लग रहा है। ओके। नेहा, आपके एग्जाम कैसे हुए? मैम ठीक थे। तुम जेई के लिए फोकस्ड हो सारे? यस मैम। यस मैम। टीचर ही पुश करते रहते हैं। जशनप्रीत आप हो? नवजोत है। नेहा का नहीं आया। हम सब नेहा जेई नहीं करना, बल्कि नेहा के पास तो ज्यादा नेहा कर सकती है। नेहा के पास ज्यादा एडवांटेज है, वो सीबीएसई बोर्ड से भी है। न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी मैं आज, वेव ऑप्टिक्स। तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि तुम्हारा सिलेबस जो बैच तुमसे पहले चले थे उनके बराबर आ गया है। ठीक है, सेम सिलेबस रन कर रहा है तुम्हारे बैच में और उनके बैच में। तो सिलेबस तुम्हारा जल्दी ही कंप्लीट होगा। जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतनी जल्दी मैं तुम्हें 12th का रिवीजन स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, तो जब रिवीजन अब जो तुम्हारा सिलेबस चल रहा है, यानी जो आज कराऊंगी वेव ऑप्टिक्स, इसके बाद जो आएगा मॉडर्न फिजिक्स, उसका वेटेज काफी ज्यादा है। मतलब यहाँ से जो आज से जो चैप्टर शुरू होगा, इसमें से 5 सवाल पक्के समझो। 5 तो ज्यादा बोल दिया बेटा, 4 सवाल ही बोलूंगी। 4 सवाल समझो यहाँ से कि 4 सवाल तुम्हें पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जो आज से अब हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आज से 4 सवाल फिजिक्स के। मैम सिर्फ वेव ऑप्टिक्स में से? अरे नहीं, वेव ऑप्टिक्स से एक आएगा। मैं कह रही हूँ जो आज से अब पढ़ोगे चैप्टर्स, एक तो वेव ऑप्टिक्स और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स और फिर अगला सेमीकंडक्टर।
ये जो चैप्टर है इनमें से तुम्हें 4 सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और Yes, तुम्हारे ma'am. अब तुम्हारा जो बैच है बेटा, तुम में से कई बच्चों के पास कैटेगरी का एडवांटेज है, उसका एडवांटेज का फायदा उठा लो। 3 महीने भी अगर कमर कस के मेहनत कर लोगे तो तुम सारे जितने भी यहाँ पे आज प्रेजेंट हो 21 के 21 बच्चे रिजल्ट निकाल सकते हो। 21 के 21 जैसे तुम्हारे टीचर्स तुम्हें गाइड कर रहे हैं उस तरीके से तुम पढ़ो। रुको दूसरे बच्चे को बुला के लाती हूँ। बात समझ में आ रही है? यस मैम। हम्म। तो अब सब सीरियस हो जेई को लेके। नेहा सीरियस हो गई? नेहा यस मैम। सीरियस हो जेई को लेके? यस मैम। निकाल लोगी, बस थोड़ी सी अभी तुमने जे अपना बोर्ड्स का हो गया ना तुम्हारा, ठीक है। वो हाँ जी। बोर्ड का टाइम था, तुम्हें किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, तुम क्लास में नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं बोला। अब सीरियस हो जाओ, है ना। हाँ जी मैम। अब 3 महीने जेई को दे दो बस, जनवरी। उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करो। विवेक क्या कर रहे हो बेटा आजकल? विवेक, विवेक, विवेक क्लास में नहीं, रिमूव जी कर। मैम। विवेक कहाँ ट्यूशन में हो गया? नो मैम। फिर इतना टाइम क्यों लग गया? कहीं से भाग के आए हो? नो। हाँ फिर ये माइक को अनम्यूट करो पहले तो 2 मिनट के लिए। अब बताओ, क्या पढ़ाई कर रहे हो आजकल? जी मैम कर रहे हैं। कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैम मैथ्स में इंटीग्रेशन वगैरह कर रहे हैं, उसके सम जो सर देते हैं। हम्म। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कर रहे हैं। हाँ, और फिजिक्स में क्या कर रहे हैं? मैम फिजिक्स में वही थोड़े सा बैकलॉग है वो कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। हर्ष क्या कर रहा है आजकल? हर्ष यस मैम। क्या कर रहे हो? मैम जो मैथ है उसमें इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 7.3, हम्म। और जो है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और जो फिजिक्स है उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? कल मैंने क्या होमवर्क दिया था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम आपने असाइनमेंट दी थी मैम। करी हो? जी मैम, देखी अभी की नहीं है। करी नहीं ना? कब करेंगे फिर उस असाइनमेंट को? मैम कर लूंगा आज ही। हाँ कर लेना, है ना। जैसे ही तुम्हें समय मिलता है आप लोग कर लिया करो, टीचर्स को कहने की जरूरत ना पड़े बार बार। हर बार टीचर्स कहेंगे तभी करोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो जैसे ही आपको अपना टाइम मैनेज करना अब आ ही गया है, आप अब 3 महीने बचे हुए हैं तुम्हारे एग्जाम को, तो आप अपने अकॉर्डिंग जब तुम्हें समय मिलता है तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाते हैं नए चैप्टर पे, वेव ऑप्टिक्स। रविंदर तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम बीमार था हूँ थोड़ा। तुम सारे जने बीमार पड़े हो क्या? तुम सारे बीमार हो? कृपा, कृपा आई है? कृपा, कृपा को बुला के लाओ पहले तो। क्या ही कर रहे हैं ये बच्चे। हेलो, हेलो मैम, गुड इवनिंग। कृपा क्लास में क्यों नहीं आई हो? मैम मैंने लिंक ओपन किया, हो ही नहीं रहा, 3 बार ट्राई कर लिया। मैं मोहित सर को मैसेज ही कर रही थी। मैम एक उसमें भारती नाम की आईडी लॉगिन हुई हुई थी उसमें, और कोई नहीं था उसमें लिंक में।
नहीं, अभी क्लास तुम्हें वो आया होगा ना ग्रुप पे, हिमाचल वाले पंजाब वाले में हो तुम। मैम 1 मिनट देखो, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। मैम मैंने उसी लिंक से ही ज्वाइन किया था। मैम मैं व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ आपको। भेजो, मैं तुम्हें एक लिंक शेयर कर रही हूँ, तुम वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना अगर यहाँ से नहीं हो रहा है। मोहित सर अभी शायद मोबाइल फोन में मैम एक ही आईडी लॉगिन हुई हुई है, इससे भारती नाम से और कोई नहीं। अभी मैंने बैक ही करा था अभी थोड़ी देर पहले। अरे कौन से ग्रुप में हो? फिजिक्स की क्लास का ज्वाइन करो ना। फिजिक्स का क्लास का ही करा था मैम। मैम मैं रीजॉइन करती हूँ 1 मिनट। पुराने वाले किसी लिंक से ज्वाइन करो। तुम लोगों ने कैसे ज्वाइन किया है भाई पंजाब वाले? मैम सेम लिंक होती है मैम, सही बढ़िया चल रहा है। नहीं किया? हाँ मैम खुल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मैम हो गया। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। आप जिस हम पंजाब वाले भी ना महान ही हो। आ जाओ, वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। तो मैंने तुम्हारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं करवाया है, ठीक है, सीधा वेव ऑप्टिक्स में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि लाइट का कैसा नेचर पढ़ोगे बेटा? लाइट का वेव नेचर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो नेचर है वो वेव नेचर है। वेव नेचर कैसा नेचर होगा? लाइट वेव के रूप में ट्रेवल करेगी। वेव्स कैसी होती हैं भाई? वेव्स ऐसी होती हैं, इस तरीके से वेव्स ट्रेवल करती हैं। तो लाइट जो है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेंगी। तो लाइट कौन सी वेव है? वेव भी दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है अपने पास ट्रांसवर्स वेव, एक होती है बेटा लॉन्गिट्यूडनल। इसमें से कौन सी लाइट कौन सी वेव है? लाइट है अपनी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि सपोज करो वेव जो ट्रेवल कर रही है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। अगर वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो वहां के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो उस वेव की वजह से क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे। अब वो पार्टिकल्स जो होंगे वो ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। तो पार्टिकल जो ऑसिलेट करेंगे बेटा ट्रांसवर्स वेव में कैसे करते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मान लो वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे? वाई वाले में। कैसे? डायरेक्शन में ही, वाई डायरेक्शन में। तो पार्टिकल जो ऑसिलेट करेंगे वो होंगे वाई डायरेक्शन में। तो वो होती है ट्रांसवर्स वेव, जहां पर तुम्हारे पार्टिकल्स का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव हो, यानी वेव ट्रेवल्स in x direction, तो particle oscillate perpendicular to this, okay? तो जो भी पार्टिकल होंगे वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यही वेव ऑप्टिक्स, यही लाइट को एज अ वेव लेके पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले थ्योरी आई थी वो आया था हाइजेंस थ्योरी। तो लाइट की जो सबसे पहले थ्योरी आई, जिन्होंने लाइट को एज अ वेव बताया, वो किसने बताया? हाइजेंस ने। तो हाइजेंस ने क्या बोला? हाइजेंस ने बोला कि जो लाइट है ना वो वेव नेचर शो करती है, ठीक है। और उन्होंने लाइट को वेव नेचर किस तरीके से बताया? देखो कैसे बताया कि लाइट डज नॉट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, बल्कि कैसे ट्रेवल करती है? एज अ वेव की तरह ट्रेवल करेगी। अगर मान लो तुम्हारे घर में एक ये बल्ब लगा हुआ है तो बेटा जो ये बल्ब है वो क्या एक ही डायरेक्शन में रोशनी दे रहा है? क्या वो एक ही डायरेक्शन में रोशनी दे रहा है? ऐसे तो नहीं, वो तो चारों तरफ फैला हुआ है रोशनी। तो इसका मतलब जो लाइट है वो किसकी तरह ट्रेवल कर रही है? वो वेव है, वेव की तरह ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। स्ट्रेट लाइन में कौन मानता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो जिसे रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, जो हमने छोड़ दी। तो रे ऑप्टिक्स किस पे बेस्ड है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन। जब वेव आ जाता है तो वो बताएगी कि लाइट एज अ वेव फॉर्म में ट्रेवल करेगी। अब हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो इन्होंने क्या थ्योरी दी। हाँ, इन्होंने समझाया लाइट को ये ट्रेवल करती है। हाँ जी, लेजर लाइट तो जी सीधा ट्रेवल करती है। हाँ लेजर लाइट सीधा ट्रेवल करती है, वो लेजर लाइट है ना,
वो स्ट्रेट, वो मोनोक्रोमेटिक है, तो वो तो स्ट्रेट ही ट्रेवल करेगी लेजर लाइट, ठीक है। बट वो वेव नेचर भी दिखा सकती है लेजर लाइट, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा सकती। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, हाइजेंस प्रिंसिपल ने जो थ्योरी दी, उन्होंने कैसे समझाया कि लाइट वेव है, उन्होंने वेव फ्रंट वाली थ्योरी दी। उन्होंने वेव फ्रंट से समझाने की कोशिश करी कि वेव फ्रंट से समझ के देखते हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है एज अ वेव, है ना, लाइट एज अ वेव कैसे ट्रेवल करती है। तो उन्होंने ये समझाया, ये क्या है, पानी में पत्थर फेंकते हो तो कुछ ऐसी चीजें बनाई देती हैं, कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। अब एक बात बताओ, अब तुमने पत्थर फेंका यहाँ बीच में, आपने स्टोन फेंका बीच में, लेकिन जो डिस्टरबेंस है वो कहां तक चली गई, यहां तक फैल गई। कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ ये बताओ, ये कैसे पॉसिबल हुआ। आपने जो पत्थर फेंका उससे जो पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए वाटर के, वो तो यही वाले होने चाहिए थे, बट जो रिपल्स बन रहे हैं वो तो यहां तक बनाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। तो इन्होंने इसी सेम थ्योरी से क्या समझाया, इन्होंने इसी सेम थ्योरी से कुछ लाइट का समझाया। कैसे समझाया, देखो इन्होंने समझाया कि जैसे ही आप लाइट क्या करती है, जैसे ही लाइट आप ऑन करोगे तो लाइट क्या करती है, स्पेस के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है ना। स्पेस में जो आपके पार्टिकल्स हैं वहां क्या क्रिएट होता है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, है ना, वहां एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो जब डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो वो पार्टिकल क्या करेंगे भाई, ऑसिलेट करना शुरू करेंगे। अब मान लो कि तुमने वो पार्टिकल्स लिए जो सेम ऑसिलेशन है, मतलब जिनका ऑसिलेशन सेम फेस में है ना। मान लो मैंने जो ये रेड रेड ड्रॉ कर रही हूं, ये बेटा वो पार्टिकल्स हैं जो कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, सेम फेस में। सेम फेस तो समझ गए होंगे, अभी तक एसी पढ़ के आ चुके हो। सेम फेस का मतलब है एक साथ या तो ऊपर जा रहे हैं पार्टिकल, एक साथ नीचे आना, दो सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, है ना भाई। इस तरीके से पार्टिकल मूव करते हो ना। अगर तुमने पानी में मान लो एक पानी में पत्थर फेंका और उसमें तुम एक नाव रख देते हो, तो नाव कैसे मूव करती है, ऊपर नीचे मूव करती, कभी करें बचपन में, वो आगे नहीं चलती, वो अपनी डायरेक्शन में नीचे ऊपर होती रहती है। तो यानी ये तुम्हारी जो ये वाटर वेव्स हैं, ये भी कैसी वेव्स हैं, वाटर वेव्स। वाटर वेव भी ट्रांसवर्स है ना। ट्रांसवर्स का मतलब कैसे हुआ, आपकी जो ये रिपल्स हैं, ये वेव्स तो आगे बढ़ रही हैं ऐसे आगे की तरफ, है ना, लेकिन ये पार्टिकल्स हैं, ये कैसे मूव करेंगे, अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे, अपने पोजीशंस के ऊपर नीचे, है ना। तो यही तो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव क्या है कि वेव तो आगे बढ़ेगी, लेकिन जो पार्टिकल उन्होंने डिस्टर्ब करे हैं वो पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलरली। ऐसे ही पानी में होता है। अब मैंने क्या कहा, मैंने तुम्हें क्या बोला कि जो भी पार्टिकल्स जो सेम फेस में ऑसिलेट कर रहे हैं उन सबका लोकस बना दो, उन सबका मैंने एक लोकस बना दिया जो तुम्हें ये ग्रीन कलर से दिख रहा है बेटा। अब ये इसे बोला गया है वेव फ्रंट। इसे क्या बोला है, इसी को ही वेव फ्रंट बोला है। क्या कि ऐसे लोकस को कनेक्ट कर दो जो किसमें मूव कर रहे हो, सब सेम फेस में मूव कर रहे हो। तो ये वाला वेव फ्रंट क्या करेगा, इस वेव फ्रंट के जो वेवलेट होंगे, यानी इस वेव फ्रंट के जो पार्ट, इस वेव फ्रंट का जो एवरी पॉइंट होगा, जैसे ये ए पॉइंट, इस वेव फ्रंट का ये बी पॉइंट, इस वेव फ्रंट का ये सी पॉइंट, इस वेव फ्रंट का ये डी पॉइंट, ये आगे वाले पार्टिकल्स को क्या करेंगे, ये आगे वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे। अब जब ये आगे वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे तो एक नया क्या बनेगा, एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा, एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा, है ना। तो यानी जो एक नया वेव फ्रंट बना देंगे, यानी एक वेव फ्रंट बना जो कि स्टोन ने बनाया, स्टोन के डिस्टरबेंस से। तो स्टोन के डिस्टरबेंस से नियरेस्ट यहाँ पर एक वेव फ्रंट बना। अब ये वेव फ्रंट क्या करेगा, एक नया वेव फ्रंट बना देगा, यानी एक नया वेव फ्रंट बनाएगा। ये वो वेव फ्रंट है, यानी यहाँ के जो पार्टिकल्स है वो एक साथ ऑसिलेट कर रहे होंगे, यहाँ के पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पर एक नया वेव फ्रंट बन गया। तो हाइजेंस ने क्या बताया कि लाइट वेव्स आगे ट्रेवल करती हैं, और जैसे जैसे वेव्स आगे ट्रेवल करेंगी एक नया वेव फ्रंट बनता चला जाएगा, और एक वेव फ्रंट क्या करेगा, दूसरे वेव फ्रंट को बनाएगा, यानी हर एक वेव फ्रंट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बनेगा। पहले बताओ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस इनिशियली कौन था, इनिशियली सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कौन था, स्टोन। यस स्टोन। स्टोन ने क्या बनाया,
स्टोन्स की वजह से वाटर में क्या बनी, वेव्स Waves. बनी। वेव कहाँ बनी, पहली वेव कहाँ बनी है, ए पे, जो ये ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन ए से बी पर वेव कैसे पहुंची, ए से बी पर वेव कैसे पहुंची, मुझे ये बताओ। हाँ, नहीं, ऑसिलेशन तो पार्टिकल्स कर रहे हैं, पार्टिकल मूव नहीं करता मेरे बेटा, पार्टिकल मूव नहीं करता, वेव मूव करती है। मीडियम से ये जो वेवलेट है, इन्होंने अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर करा ना। ये जो तुम्हारा पहला वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट क्या बनेगा, एक नया डिस्टरबेंस का सोर्स बनेगा। बात समझ में आई? ये वेव फ्रंट क्या बनेगा, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। तो वेव फ्रंट की थ्योरी क्या कहती है, देखो, लोकस ऑफ पॉइंट, वो पॉइंट जो सेम फेस में ऑसिलेट कर रहे हो उन्हें जोड़ दो, क्या बन जाएगा, एक वेव फ्रंट बन जाएगा। जैसे ये वेव फ्रंट है, हमारे रिपल्स जो बन रहे हैं गोल गोल सर्कल। अब कहती हैं जो वेव्स ट्रेवल करती हैं वो क्या करेंगी, इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगी, यानी तुम्हारे वेव फ्रंट के ट्रेवल कैसे करेंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये लाइन याद रखो कि लाइट रे ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। अच्छा, आगे देखो क्या कह रहा है। अच्छा, इस लाइन पे बाद में आएंगे। अच्छा, समझ ही लो। अब देखो, हर एक वेव है बेटा, वेव की स्पीड होती है भाई, एक वेव की स्पीड होती है ना। वेव ट्रेवल करती है, वेव्स की स्पीड होती है। जैसे लाइट है, लाइट भी वेव है, तो लाइट के ट्रेवल करने की भी स्पीड है ना। वाटर, ओशियन है, ओशियन में वेव्स बनती हैं, उन वेव का ट्रेवल करने की भी एक स्पीड होती है, करेक्ट। तो इन्होंने बोला है कि स्पीड को कैसे बताएं कि क्या स्पीड है, तो इन्होंने बोला कि जिस स्पीड से तुम्हारा वेव फ्रंट मूव कर रहा हो, वेव फ्रंट मूव तो कर रहा है, अभी हमने बताया, पहले यहां बना, फिर एक नया बनता है, फिर एक नया बनता है, एक और बनता चला जाएगा। जिस स्पीड से तुम्हारे वेव फ्रंट बनते जा रहे हैं आगे की तरफ, वही स्पीड क्या मान लो आप, स्पीड ऑफ वेव मान लो। अगर ये एजम्पशन और रीजनिंग में आता है तो ये याद होने चाहिए। इन्होंने क्या बोला है, स्पीड, जिस स्पीड से वेव फ्रंट मूव कर रहा है, क्या वही स्पीड वेव की है, बिल्कुल ये वही स्पीड है वेव की, ठीक है। तो ये भी हमारा वेव फ्रंट का उन्होंने थ्योरी दिया। उसके बाद देखो क्या होता है, वेव फ्रंट बहुत तरीके के हो सकते हैं। मान लो आपके पास कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स, ठीक है, एक ऐसा सोर्स है जो पॉइंट सोर्स है, यहां से लाइट निकल रही है, तो बेटा पॉइंट सोर्स है तो लाइट चारों तरफ निकलेंगी। यस मैम। भाई अगर बल्ब है तो बल्ब से ऐसा तो है नहीं एक ही डायरेक्शन में रोशनी हो रही है, सब डायरेक्शंस में हो रही है। तो इस तरीके से पूरे में रोशनी हुई। अब इससे तुम्हें वेव फ्रंट बनाना है कि अब क्या वेव फ्रंट होगा। तो बेटा इस आप एक सर्कुलर वेव फ्रंट ही तो बनाओगे, स्फेरिकल। कैसा वेव फ्रंट बनाओगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसके लिए कैसा वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। मतलब कि अगर मान लो आपने स्फेयर बनाया है, आर डिस्टेंस की दूरी, मान लो ये तुम्हारा क्या था, ये आपका एक पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से आर दूरी पर जाके आपने क्या बना दिया, एक पॉइंट सोर्स से आर दूरी पर जाके आपने एक स्फेयर बना दिया। तो बेटा इस स्फेयर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो आपको किस में मिलेंगे, सेम फेस में मिलेंगे। मान लो अब आगे जाके फिर आप एक और वेव फ्रंट बना देते हो, कितनी डिस्टेंस पे, 2r की दूरी पे बना देते हो। तो 2r पे जब एक और स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हो तो फिर क्या मिलेंगे, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल्स फिर किस में मिलेंगे, सेम फेस में मिलेंगे, यानी जो ऑसिलेशन होगा उनका सेम फेस में होगा। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखो हर पार्टिकल की डिस्टेंस सेम हो गई ना इस सोर्स से, तो यानी इसीलिए हमने यहाँ पर क्या चुना, स्फेरिकल वेव फ्रंट चुना। याद होना चाहिए कि पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल। अब मान लो मेरे पास कोई ट्यूब लाइट है, ये ट्यूब लाइट है। अब ट्यूब लाइट से लाइट रेज कैसे निकलेंगी, भाई यहाँ भी गई, इधर चली, इधर गई, इधर गई, इधर चली गई। इसके लिए कैसा वेव फ्रंट बनाओगे बताओ, कि हर पॉइंट पे सेम इक्वी डिस्टेंस जाओ आप, सिलेंड्रिकल। यस मैम। क्या मैं सिलेंडर बना दूं, तो यानी इस सिलेंडर के पॉइंट्स पे जो भी आप क्या बनाओगे, पॉइंट्स बनाओगे, उन सबके पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे होंगे बेटा, सेम स्पेस में। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके का सोर्स होगा ट्यूब लाइट की तरह, तो यहाँ पर वेव फ्रंट क्या बनाया जाएगा, सिलेंडर। क्या बनेगा, सिलेंडर वेव फ्रंट। ये आते हैं पेपर में। अच्छा, अब मान लो कोई लाइट रेज ऐसे आ रही हैं इस तरीके से,
अब वेव फ्रंट कैसा बनाओगे? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट मतलब ऐसे, इस तरीके से कोई भी आप प्लेन वेव फ्रंट बना सकते हो। तो ये तुम्हें याद रखना है, बेसिकली दो तो याद रखने हैं, एक तो सिलेंड्रिकल वाला मेन याद रखना और एक ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहा है हाइजेंस प्रिंसिपल, सुनो क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट कैसे एक्ट करेगा? एज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तभी तो आगे बढ़ेगी डिस्टरबेंस, तभी तो डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगी। अगर वो स्टोन डिस्टरबेंस क्रिएट करके रह जाता, आगे ना बढ़ती, तो रिपल्स ही नहीं बनती। तो यानी हर एक वेव फ्रंट कैसे एक्ट करेगा? नया सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला जो वेव फ्रंट होगा, ये आगे के जो पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टर्ब करेगा और आगे जाके एक नया वेव फ्रंट बना। अब ये जो नया वेव फ्रंट बना, ये आगे के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा, फिर आगे जाके एक और नया वेव फ्रंट बनेगा। तो ये कह रहा है कि हर एक वेव फ्रंट क्या है? एज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? क्या कह रहा है देखो, एक न्यू वेव फ्रंट is obtained by taking the forward envelope of all the secondary wavelets at all the time। ये कह रहा है कि हम आगे, मान लो जो वेव फ्रंट बनना होगा, हम बना सकते हैं कि किस शेप का होगा किसी भी टी टाइम पे। ये तुम्हारे इतना जेई के लायक नहीं है, बस इतना ही याद रखो कि हम नए वेव फ्रंट की शेप बना सकते हैं कि कैसे होने वाली है। ठीक है। ये लाइन नोट में पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, नोट पढ़ो क्या कह रहा है। बैकवर्ड वेव फ्रंट इज रिजेक्टेड। मान लो आपका सोर्स यहां है बेटा, ये सोर्स है, ये कह रहा है कि बैकवर्ड में कोई वेव फ्रंट नहीं बनेगा। कोई बता सकता है क्यों नहीं बनेगा बैकवर्ड में? बैकवर्ड में वेव फ्रंट क्यों नहीं बनेगा? जहां बल्ब होता है, क्या बल्ब के पीछे रोशनी दिखाई देती है? नो मैम। नहीं। बल्ब के आगे दिखाई देती है। तो इसका मतलब लाइट कहाँ ट्रेवल करती है? फॉरवर्ड। लाइट फॉरवर्ड ट्रेवल करेगी। अगर लाइट फॉरवर्ड ट्रेवल करेगी तो पार्टिकल्स जो डिस्टर्ब होंगे वो आगे वाले होंगे, तो वहीं वेव फ्रंट बनेगा, पीछे वाले कोई भी वेव फ्रंट नहीं बनेगा। तो बैकवर्ड वेव फ्रंट क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि एनर्जी कभी भी बैकवर्ड फ्लो नहीं करती। मैम ये भी कह सकते हैं कि जिधर कोई ऑब्स्टेकल ना हो लाइट को पास होने के लिए। ना, ऐसा कुछ नहीं, ऑब्स्टेकल ना हो और वो डिफ्रैक्शन आ जाएगा, वो डिफ्रैक्शन में चले गए तुम ऑब्स्टेकल में, कि ऑब्स्टेकल होगा तो नहीं दिखेगी चीजें, वो डिफ्रैक्शन का केस है। बट लाइट आगे ट्रेवल करेगी, ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं जाएगी, लाइट आगे जाएगी। दिखेगी या नहीं दिखेगी वो तुम्हारा फिर डिफ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर देखो और वेव फ्रंट बनते हैं। जैसे यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले किसका दिखाया गया है? कनकेव मिरर का। ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में इस तरीके का होता है कनकेव मिरर। यहां से लाइट रेज आएंगी, है ना, ये इंसिडेंट लाइट रेज है, ये इंसिडेंट लाइट रेज है। अब देखो, अगर मुझे इन इंसिडेंट लाइट रेज का वेव फ्रंट बनाना है, अभी तो मेरे पास ये इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट लाइट रेज का वेव फ्रंट कैसे बनेगा बेटा? अभी मैंने ये तुम्हें एक चीज और बताई थी कि लाइट ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। लाइट जो है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर मूव करती है। तो देखो, अगर जो मेरी ये लाइन जा रही है इंसिडेंट वाली, इसके परपेंडिकुलर मुझे वेव फ्रंट बनाना है, तो ये ऐसे ही कुछ परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होगा। नीचे वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट ऐसे ही बनेगा। ये लो, इन मैं लाइन को ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन कैसी बन रही है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर मेरे पास, अगर तुमसे पूछे आपके पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की इंसिडेंट लाइट का वेव फ्रंट बनाओ, तो कैसा बनेगा भाई? स्ट्रेट। ठीक है, ए बी इज अ इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये जो तुम्हारे स्क्रीन पर ये डायग्राम है अच्छे से जो बना हुआ है उसे देखो। ए बी किसका डायग्राम है? स्ट्रेट उसका, इंसिडेंट का। अब लाइट यहां से क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे, यहां से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये कहीं यहां मिल जाएंगी। तो यानी तुम्हारा कनकेव मिरर कैसा मिरर है?
कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर है कि लाइट को क्या कर दिया, किसी एक पॉइंट पे मिला दिया, तो ये मेरा कन्वर्जिंग मिरर है। अब दोबारा तुमसे पूछेंगे, अब हमें बताओ कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उनका वेव फ्रंट क्या होगा। तो देखो इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा बेटा, ये परपेंडिकुलर, इन्हें मिलाओ, ये परपेंडिकुलर, मैंने तुम्हारी क्लास में ये पढ़ा दिया क्या? नो मैम। इसे ऐसे मिलाओ, तो इनका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से, इस शेप में बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेट बना देते हैं, स्ट्रेट नहीं है। शेप देख लो जो अच्छे से डायग्राम में दूसरे में दिखा रखी है रिफ्लेक्टेड वाले का। ये डायरेक्शन भी याद होनी चाहिए, ये इस डायरेक्शन में बनेंगे, ठीक है। इसमें मैम इतना दूर जाते चले जाओगे वहां पर, यहाँ पर ये तो स्ट्रेट हो जाएगी फिर। हाँ क्या कह रहे हो? मैम ये मैम थोड़े से एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही थी। एंगल नहीं लेना, बस तुम्हें डायरेक्शन याद रखनी है कि किस तरफ बनेगा कनकेव मिरर का, इस तरीके से बनेगा कनकेव का। नो मैम ये सर्कुलर टाइप क्यों बन रहा है मैम, ए बी जैसे स्ट्रेट बन रहा है। नहीं नहीं, ए बी जैसा स्ट्रेट नहीं बनेगा, ए बी तो लाइन भी तो स्ट्रेट है ना। ये जो तुम्हारी लाइन है जो रिफ्लेक्ट हुई है ये खुद टिल्टेड है, तो ये स्ट्रेट वेव फ्रंट कैसे बना देंगी? स्ट्रेट वेव फ्रंट नहीं बनेगा, ऐसा ही बनेगा। उसके बाद आता है कन्वेक्स का। कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। मेरे पास ये लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, ये लाइट रेज आई, इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट लाइट रेज का वेव फ्रंट अभी भी कैसा बनेगा? स्ट्रेट। ये बन गया ए बी, है ना, बन गया। यस मैम। ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। देखो लाइट को डाइवर्ज कर दिया, इसलिए इसको कौन सा मिरर बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। अब ये किसी पॉइंट पे जाके लाइट को अगर बैकवर्ड ट्रेस करें तो वहां जाके कुछ लाइट मिल जाएंगी, मिल गई लाइट। अब हम क्या बना सकते हैं, अब इसका जो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाओ, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बेटा इस डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये याद रखना किस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो कन्वेक्स का कैसे बना? कन्वेक्स का ऐसे बनेगा, रिफ्लेक्टेड का, ठीक है। कनकेव का कैसे बना था? ऐसे, ये कनकेव का है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखने, ये आते हैं पेपर में। उसके बाद बनता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसा है भाई? कन्वेक्स लेंस किसकी प्रॉपर्टी शो करता है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग। तो ये भी कन्वर्जिंग है। बट इसमें देखो जो लाइट इंसिडेंट हुई है, इंसिडेंट लाइट रेज का अभी भी स्ट्रेट लाइन है ए बी, ये देखो वेव फ्रंट। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से जो लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट का कैसे बन जाएगा? रिफ्रैक्टेड का इस तरीके से, कन्वेक्स वाला कन्वेक्स की तरह ही रहेगा, यही था कन्वेक्स का, तो कन्वेक्स का ऐसे ही रहेगा। कनकेव का ऐसे बना था रिफ्रैक्टेड वाले का, तो यहाँ पे लेंस का भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। देखो कनकेव लेंस का ऐसे बना था ना, यहाँ पे देखो, है ना, इधर की तरफ बना हुआ था, तो यहाँ पे कनकेव लेंस का भी ऐसे ही बनेगा। ये तुम्हें पता होने चाहिए किसका किस साइड बनेगा, ये लो, याद रहेगा बनाना। तो जैसा कनकेव का है लेंस में भी ये वैसा ही रहेगा और मिरर में भी वैसा ही रहेगा, ये लो, इस तरीके से बन जाएंगे। ये प्रिज्म का आता है, प्रिज्म में ये लाइट इंसिडेंट हुई और यहाँ से ये देखो प्रिज्म क्या है, ये प्रिज्म है, ठीक है। सपोज करो ये प्रिज्म है, यहाँ रेयर मीडियम है बाहर, यहाँ डेंसर है और बाहर फिर रेयर मीडियम है, ठीक है। अब लाइट मान लो तुम्हारे पास आ रही है, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये रेयर से किस मीडियम में जाएंगी भाई? डेंसर। हाँ, रेयर से डेंसर मीडियम में गई, तो कहाँ बैंड होंगी? टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होंगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होंगी, तो ये ऐसे हो जाएंगी स्ट्रेट लाइन, ऊपर की तरफ बैंड हो जाएंगी कहीं नॉर्मल में। अब देखो, अब ये डेंसर टू रेयर जा रही हैं, तो अब कैसे होंगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये लाइट रेज ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, अवे जा रही है नॉर्मल से ऐसे। ये हो गई इनकी, अब ये हमने डायग्राम इस तरीके से बना लिया, ठीक है, ये बन गया। अब बताते हैं इनका वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट कैसे बनाओगे भाई, ये एक लाइट, ये एक पॉइंट उठाओ यहां से इन लाइट रेस को ऐसे मिलाना शुरू कर दो, ये पॉइंट उठाओ यहाँ से ऐसे उठाना मिलाना शुरू कर दो, फिर ऐसे इसके एंड से मिलाओगे तो कहाँ की तरफ निकालोगे, ऐसे बाहर की तरफ, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसे। फिर यहाँ बनाओगे, फिर ऐसे बनाना शुरू कर दो। तो ये बना तुम्हारा, ये वाला इंसिडेंट का है, और ये लाइट का क्या कर गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, ये रिफ्लेक्ट का है। बताओ मेरी बात। तो ये यहाँ पे यही दिखाया हुआ है बना के, इंसिडेंट का और रिफ्लेक्ट का कैसे कैसे बनेगा। तो ये प्रिज्म का है, बोलो ठीक है, सेम सेम ही है, यहाँ तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, है ना। बट ये तुम्हें पता होना चाहिए डायग्राम इंसिडेंट का और कैसे बनेगा। जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होंगी तो ये अवे हो जाएंगी, ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, बस ये याद रखना। लाइट जब यहाँ से बाहर निकलेंगी प्रिज्म से तो ऊपर की तरफ उठी हुई निकलेंगी, है ना, क्योंकि अवे जा रही है नॉर्मल से दूर भागेंगी। क्लियर है। यस मैम। इसके बाद आ जाता है इंटरफेरेंस। मैम वो रिफ्लेक्टेड वाला डायग्राम इन्होंने कैसे बनाया हुआ था? कौन सा वाला, ये वाला? यस मैम, ये सीडी सेम वाला। ही तो है। ओके मैम, प्रिज्म इन्होंने हटा के दिखा दिया। हाँ ओके। इंटरफेरेंस क्या होगा, तुमने क्लास 11th में वेव्स पढ़ी है थोड़ी बहुत? यस मैम। 11th में नहीं, नो मैम। नहीं पढ़ा 11th में, ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। वेव की इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर वेव की बेटा एक इक्वेशन होती है, जो हम वेव की बात कर रहे हैं, वेव की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, या y इक्वल्स टू a साइन का फंक्शन में भी लिख सकते हो, ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। यहाँ a क्या दिखाता है, वेव का एम्पलीट्यूड। मान लो ये वेव है, ये a जो दिखा रहा है ये इस वेव का एम्पलीट्यूड दिखाता है, ये जो वेव है ये कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेके चल रही है, ठीक है, ये हो गया एम्पलीट्यूड। बात समझ में आई। दूसरी चीज दिखाई दे रही है तुम्हें, ये कॉस के अंदर वाली टर्म, ये कॉस के अंदर वाली टर्म क्या होती है बेटा, फेस। वेव का क्या दिखाता है, ये फेस दिखाता है। ये पूरी जो टर्म है साइन के अंदर, ये पूरी टर्म क्या बताती है, वेव का फेस बताती है। अब बात आई ये y क्या बताता है, बताओ ये y क्या बताएगा, कि किसी भी t टाइम पे अगर वेव अगर किसी t टाइम पे आगे चली गई है, तो देखो यहाँ पर ये पार्टिकल्स होंगे जो ऑसिलेट कर रहे होंगे इस वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर मान लो वेव अगर टी टाइम पे कहीं आगे चली गई है, तो ये जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन क्या है, इस पार्टिकल की पोजीशन का क्या है, ये कौन बताएगा, ये तुम्हारी ये y बताती है, ठीक है। ये y इस पार्टिकल की पोजीशन को बताएगी कि इस पर्टिकुलर t टाइम पे तुम्हारे इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो ये बताता है हमारा वेव का इक्वेशन, y इक्वल्स टू a cos sin ओमेगा t प्लस फाई, ये वेव की इक्वेशन होती है। अब बात करते हैं, इससे बस इतना ही समझना है तुम्हें कि ये क्या चीजें होती हैं, क्या बताता है, कौन सी वैल्यू, बस इससे ज्यादा तुम्हें यहाँ पर और कुछ नहीं पढ़ना। आज अब आ जाओ आप इंटरफेरेंस पे। इंटरफेरेंस क्या होता है, देखो इंटरफेरेंस क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास स्पेस में एक से ज्यादा वेव है, आपके पास स्पेस में एक से ज्यादा वेव है, वो वेव ट्रेवल कर रही है। अब अगर वो दोनों वेव आपस में आके टकराएंगी, आपस में आके इंटरफेयर करेंगी, तो क्या होगा,
एनर्जी का कुछ ना कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। देखो मान लो मेरे पास ये वेव आ रही है, ध्यान से देखना, इजी चैप्टर है, ध्यान से सुनते रहो बस, कहानी कथा की तरह। ये नीचे वाला इतना बड़ा क्यों बन रहा है? ठीक है, अब देखो नीचे मेरे पास यहाँ एक वेव आई, ये दोनों वेव आके टकराई और ये क्या हो गई, आके ऐड हो गई भाई, ये दोनों टकराई। ठीक है, अब क्या होगा बताओ, इस वेव का इसे बोलते हैं बेटा, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, क्रस्ट, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, क्रस्ट से क्रस्ट तक की जो दूरी होती है, मान लो ये एक क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट बना, क्रस्ट से क्रस्ट तक की दूरी को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। यही होती है तुम्हारी वेवलेंथ, क्रस्ट से क्रस्ट तक की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। अब देखो ये दोनों वेव आके टकराई, पहली वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के किस पे कोइंसाइड कर रहा है, क्रस्ट पे। देखो भाई इसका भी क्रस्ट और इसका भी क्रस्ट दोनों आके ऐड हो गया, तो यानी जो नई वेव बनेगी वो इन दोनों का ऐड होके बनेगी। तो क्रस्ट से क्रस्ट मिला तो इन दोनों का यहाँ पर जो ये है ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया, क्योंकि क्रस्ट से क्रस्ट मिल गया। अब देखो नीचे ट्रफ से ट्रफ मिला तो ये कैसे बन गई, ये और लेंथी हो जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आई? ये हो, इसे हम क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। क्या बोलेंगे बेटा, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। अच्छा अब एक बार बताओ, अगर ये इंटरफेरेंस कुछ इस तरीके से हो कि मेरे पास इस वेव का, ये मेरे पास फर्स्ट वेव, ये नीचे वाली वेव, अब बताओ ये पहली वेव और ये दूसरी वेव, पहली वेव का क्रस्ट किससे मिल रहा है, मैम सेकंड के ट्रफ से। सेकंड के ट्रफ से, सेकंड के हाँ सेकंड के ट्रफ से मिल रहा है, तो यानी जो रिजल्टेंट होगा इनका वो कैसे बनेगा भाई बताओ, यानी ये कुछ छोटा हो जाएगा भाई, नीचे वाला कुछ बड़ा है तो ये छोटा हो गया, यहाँ पर ये फिर कुछ ऐसे बनेगा, मतलब ये छोटा हो जाएगा ना इनका रिजल्टेंट, जिसकी तरफ जो वैल्यू बड़ी होगी वो वहां पर बनाएगा रिजल्टेंट, ये इस तरीके का रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, ये हुआ। अगर फेज डिफरेंस में बात करें तो बताओ मुझे, पहली वेव और सेकंड वेव में कितने का फेज डिफरेंस है, 180 डिग्री का, 5 कितना है यहाँ पे, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो देखो जरा 180 डिग्री के फेज डिफरेंस में क्या हुआ। अब एक बात बताओ, अगर बेटा इसका भी एम्पलीट्यूड ए है और इसका भी अगर एम्पलीट्यूड ए है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, फ्लैट मिल जाएगा फिर तो, क्योंकि उसका ए ऊपर पॉजिटिव में, नीचे वाली का ए नेगेटिव में, तो क्या मिला, फ्लैट। ऐसे ही मान लो इसका ये ए है एम्पलीट्यूड और इस वाली का भी ए है, तो क्या हो जाएगा भाई, फ्लैट मिलेगा ना, कुछ नहीं मिलेगा, वेव खत्म, वेव खत्म हो गई, वेव नहीं मिली, फ्लैट मिल गया। इसे बोलते हैं हम क्या, सुपर पोजिशन। थोड़ा सुपर पोजिशन का कुछ समझ में आया कि वेव कैसे सुपर इम्पोज होती है। अब देखो वेव का सुपर इम्पोजिशन अगर किसी तरीके से कंडीशनल कर दें, कंडीशनल मतलब अभी एक दो चीजें बताऊंगी, मतलब उनको पर्टिकुलर कंडीशन में कराएं तो वो सुपर पोजिशन क्या बन सकता है, इंटरफेरेंस। क्या बन सकता है, इंटरफेरेंस बन सकता है। क्या हर सुपर पोजिशन इंटरफेरेंस हो सकता है, नहीं। नहीं, वेव का सुपर पोजिशन तो हमने देख लिया, ये तुम्हारी स्क्रीन पर है, कोई भी दो वेव आएंगी वो सुपर इम्पोज कर जाएंगी, लेकिन अगर स्पेसिफिक कंडीशन डाल दूं तो वो क्या बना सकती हैं, इंटरफेरेंस बना सकती हैं। तो अब यही देखनी है कि वो स्पेशल कंडीशन क्या है, ऐसी कौन सी वेव को मिलाएं कि क्या प्रोड्यूस करें, इंटरफेरेंस। अब बात आई कि मैम इंटरफेरेंस क्या है, आप जब से कह रहे हो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है वो देखो। सपोज करो
मेरे पास यहाँ पर ये सोर्स 1 है, लाइट का ये सोर्स 1 है, ये लाइट का सोर्स 2 है। तो बेटा ये सोर्स है तो क्या बनाएगा, लाइट का सोर्स वेव्स बनाएगा। सेकंड सोर्स लाइट का है तो ये भी क्या बनाएगा, वेव्स बनाएगा, वेव बनाएगा। ये दोनों वेव यहां से निकली, मान लो यहां मिली, यहां से एक वेव निकली और यहां मिली, क्या मिले, क्या क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बेटा या तो तुम्हें ब्राइट मिलेगा, ब्राइट का मतलब है कि या तो तुम्हें लाइट दिखेगी। मान लो एक वेव अब यहां से चली, यहां मिली, इसकी एक वेव चली, वो यहां मिली, हो सकता है तुम्हें यहाँ क्या मिल जाए, यहाँ तुम्हें कंप्लीट अंधेरा दिखाई दे। अंधेरा मतलब डार्क, ये स्क्रीन की बात कर रही हूँ, जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रही है ये स्क्रीन है। तो हो सकता है किसी स्क्रीन पर तुम्हें ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, किसी स्क्रीन पर तुम्हें डार्क दिख रहा है, सॉरी स्क्रीन नहीं, पॉइंट पे एक ही स्क्रीन है, स्क्रीन के किसी हिस्से पे ब्राइट, किसी पर डार्क, किसी पर फिर से ब्राइट, किसी पे फिर से डार्क, फिर से ब्राइट, यानी अल्टरनेट ब्राइटनेस और डार्कनेस दिखाई दे रही है, अल्टरनेट ब्राइटनेस और डार्कनेस दिखाई दे। तो ये जो पैटर्न है इसी को क्या बोलेंगे, इसी पैटर्न को क्या बोलेंगे भाई, इंटरफेरेंस। कि मतलब मेरे पास 2 वेव्स आई और मैंने एक स्क्रीन पर जब उनका पैटर्न देखा तो मेरे को एक जगह तो ब्राइट दिख रहा है और एक जगह डार्क दिखाई दे रहा है। डार्क का मतलब है लाइट का एब्सेंट होना। अब मुझे बताओ, अगर लाइट का एब्सेंट हुआ है तो लाइट कैसे मिल रही होंगी, जहां पर मेरे को ये फ्लैट मिला है, अभी फ्लैट मिला है ना, फ्लैट का मतलब क्या है, वेव खत्म, और वेव खत्म मतलब लाइट वहां है ही नहीं। वो दोनों वेव्स इस तरीके से मिली हैं कि उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, है ना। तो क्या मिला मुझे वहां पे, क्या मिला बेटा, डार्क मिला, क्या मिला, डार्क मिलेगा। हाँ, और इसी डार्क को मैं यहाँ पर किस शब्द से बुलाऊंगी, डिस्ट्रक्टिव। किस शब्द से बुलाएंगे, डिस्ट्रक्टिव। तो इसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्राइट वाले को किस शब्द से बुलाओगे, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आई। तो कंस्ट्रक्टिव वाला कौन सा रहा होगा, ये वाला, कंस्ट्रक्टिव वाला ये रहा होगा, और ऐड हो गई और ज्यादा ब्राइट दिखा, और डिस्ट्रक्टिव वाला कुछ ये रहा होगा। पहले बात समझ में आई। यस मैम, सेम एम्पलीट्यूड। हाँ, ओके। अगर बेटा एक और बात बताओ, अगर ये सेम एम्पलीट्यूड की ना हुई तो क्या कंप्लीट डार्कनेस मिलेगी? अगर ये सेम एम्पलीट्यूड, तो फिर छोटी छोटी बनेंगी जैसे पहले बनाया था। अगर सेम एम्पलीट्यूड की नहीं होंगी तो इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ना होके कुछ छोटा छोटा ऐसे हो जाएगा, तो वहां पर कंप्लीट डार्कनेस नहीं दिखेगी, बट बहुत हल्का सा ब्राइट दिखेगा, मतलब वही बोल सकते हो आप, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ, इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए, इंटरफेरेंस के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए। आ जाओ अब वो कंडीशंस पढ़ते हैं कि ये पैटर्न कब दिखाई देगा, कब दिखाई देगा। पहला पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन होनी चाहिए। हर्ष बताओ क्या है पहली कंडीशन। The wave should be monochromatic. They should be of a single wavelength. मतलब जी, हाँ, मतलब जो भी सिंगल होनी चाहिए वो वेव। क्या होनी चाहिए, सिंगल वेव, ठीक है, बढ़िया। विकास, विवेक सेकंड लाइन पढ़ो। विवेक सेकंड लाइन पढ़िए बेटा। The sources must be हाँ, coherent. वेरी गुड। क्या है इसका मतलब, अब कौन समझाएगा, संध्या। संध्या, मोनोक्रोमेटिक क्या होता है बेटा? हाँ, नहीं पता, अभी क्लास में नहीं पढ़ा तुमने, स्कूल में? मैम अभी नहीं पढ़ा मैम, ऑप्टिक्स में है अभी तो हमारे स्कूल में। ऑप्टिक्स मत पढ़ो, बोर्ड्स के लिए पढ़ना है तो पढ़ लो, अभी जेई के लिए मत पढ़ना वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। अभी स्कूल में मैम यही हुआ है ना, तो इस वजह से भी इतना ही है। अच्छा ठीक है, सौम्या बताएगी। सौम्या, मोनोक्रोमेटिक क्या होता है?
सोम्या? नहीं पता मैम, आंचल हमने आप भी नहीं बताओ। पढ़ा। अच्छा आंचल, आंचल, आंचल कहाँ गई? आंचल, आंचल नहीं है ना ये क्लास में, आज आई मैम नहीं? दूसरा मैं बताऊं दूसरा वाला। अरे रुक जाओ ना, आंचल नहीं आई क्या क्लास में? स्टार्टिंग में तो थी आंचल, अभी भी है। आंचल नहीं आई ना आज नया चैप्टर शुरू हुआ था, मैंने सबको बोला है क्लास में आज कोई छुट्टी नहीं करेगा, और तुम छुट्टी पे छुट्टी। कृपा क्लास ज्वाइन हो गई? कृपा यस मैम। क्लास में आ गई? यस मैम। ठीक है, कृपा आई है तो कृपा बताइए, कृपा बताओ फिर क्या होता है मोनोक्रोमेटिक? कृपा मैंने हाइजेंस प्रिंसिपल में क्या पढ़ाया था? हाँ कृपा, हाइजेंस प्रिंसिपल में क्या पढ़ाया था? मैम क्या पढ़ा था? कौन बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, बोलो। कृपा हो? तुम कृपा हो क्या? प्रकाश बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो मैंने तुमसे पूछा। कृपा बोलोगी मैंने क्या पढ़ाया हाइजेंस प्रिंसिपल में? हाँ क्लास में ही नहीं थी ना तुम? हाँ मैम हाँ ये तो मैंने अभी पढ़ाया है, क्या कर रही हो बताओ? क्या चाहती हो तुम, पढ़ना है तुम्हें? बताओ आप क्या क्या, अभी जो पढ़ा है वही तो पूछ रही हूँ, क्या जो तुम्हें समझ में आया वो बता दो। क्या होता है हाइजेंस प्रिंसिपल, क्या पढ़ा है हमने? कुछ तो पढ़ा होगा, एक आध अक्षर कुछ तो समझ आया होगा बेटा। कृपा, कृपा कृपा देख लो ये हाल है। कृपा अगर क्लास में हो तो बोल लो, फिर अदरवाइज कल से क्लास में तुम्हारी एंट्री बंद है, मैं नहीं आने दूंगी क्लास में भाई। तुम्हें जो क्लास में पढ़ा रहे तुम तब हाँ ना तो कुछ बोल ही नहीं रहे, और बच्चे नहीं है ये? कृपा सब आवाज आ रही है ये सब। कृपा ये क्या क्या है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो क्लास में? मैं बोल तो रही हूँ, आपको आवाज नहीं जा रही, आपकी आप आवाज कट कट करके। ज्वाइन करो।
एक मिनट मैम मैं कर नेहा, यस मैम। हाँ ठीक है। मेरी क्लास में अगर मैंने जिसका नाम कॉल आउट करा और वो बच्चा अगर नहीं बोला, अगली बार उसे क्लास में मेरी तरफ से एंट्री बंद है उसकी। बस इतना सुन लेना, अगर क्लास में बैठे हो तो ढंग से बैठो और पढ़ो। तो देखो अब यहाँ पर हमें इंटरफेरेंस बनाने के लिए दो कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन है कि पहली तो ये कि वेव कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि दोनों की वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक सोर्स से 10 वेवलेंथ निकाल रही है। जो तुमने सोर्स लिया है, इस सोर्स से 10 तरीके की वेवलेंथ नहीं निकलनी चाहिए। 10 तरीके की वेवलेंथ का मतलब है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर में तो 100 कह रही हूँ, 7 कलर होते हैं। तो ये वाली वेवलेंथ अगर ये वाला अगर तुम ले लोगे तो तुम्हारा क्या नहीं बनेगा भाई, वेव इंटरफेरेंस नहीं बनाएंगी। मतलब तुम्हें कहीं पे डार्क कहीं पे ब्राइट नहीं दिखेगा। दूसरा क्या है, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, अब बता आकाश क्या होता है? हाँ मैम कोहेरेंट मैम कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप होता है मैम लाइट वेव के अंदर। वेरी गुड। मतलब कि सोर्सेज के मान लो ये सोर्स है, इस सोर्स में से जितनी भी वेव्स निकल रही हैं, ये वेव्स आपस में किस पे होनी चाहिए, इन सब वेव का फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए? डिफरेंस की बात कर रही हूँ, फेज डिफरेंस नहीं, डिफरेंस। अरे फेस सेम, अगर फेस सेम है तो डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। सबका फेस सेम होना चाहिए। तो जितनी भी इस सोर्स से निकलने वाली वेव्स हैं वो सब कैसी होंगी, वो सारी होंगी सेम फेस में। ठीक है, अगर सेम फेस, अब फेस तो अब तो बेटा समझ में आ गया होगा, फेस का मतलब क्या है? यस मैम। मैम इसमें कौन से कलर की वेव होती है? कैसे? कोई भी ले लो कलर, तो कलर कोई भी ले लो, बट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक, जैसे लेजर है, लेजर कैसी है? लेजर मोनोक्रोमेटिक है ना, एक स्ट्रॉन्ग बीम होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो लेजर से बहुत अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। अगर तुम प्रैक्टिकल भी देखोगे ऑप्टिक्स के, सब लेजर लाइट से ही होते हैं, लेजर लाइट से ही हम इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। तो देखो आगे क्या लिख रहा है, इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या हो गए, जिनका सोर्स ऐसी वेव इमिट कर रहा हो जो कैसे हो, रैंडम फेज डिफरेंसेस हो। कैसे फेज डिफरेंसेस होंगे उनके? रैंडम फेज डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो रैंडम फेज डिफरेंसेस में क्या बनेगा, इनकोहेरेंट सोर्स जनरेट होगा। यहां देखो क्या दिख रहा है, मैम इनकोहेरेंट में अभी तो आपने बताया था कि मैम सेम फेज होना चाहिए। नहीं, कोहेरेंट में होना चाहिए सेम। ओके मैम। ये कोहेरेंट है, यहाँ देखो कंडीशन क्या लिखा हुआ है, द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब है हर एक लाइट, मतलब एक सोर्स से निकलने वाली सारी वेव्स आपस में सेम फेस में हो। सेम फेस का मतलब है कि उनके बीच में आपस में फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए? फेस डिफरेंस 0 होना चाहिए। या पहला तो ये हो गया कि फेस डिफरेंस 0 होना चाहिए। दूसरा देखो, अगर 0 नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो कैसा मेंटेन कर लो? कांस्टेंट मेंटेन कर लो। कांस्टेंट समझ गए कि फिर हर एक वेव कांस्टेंट फेज डिफरेंस पे हो, ऐसा ना हो कि सब अलग अलग चल रही हैं। अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी रख पा रही हैं तो भी वो क्या बना लेंगी, इंटरफेरेंस बना लेंगी। ठीक है, तो फेज दो कंडीशन है, एक तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। देखो कैसी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, लाइट वेव जितनी भी वेव्स निकल रही है ये सारी वेव कैसी होनी चाहिए, इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। दूसरा फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। या तो फेज डिफरेंस 0 हो या कांस्टेंट। इन ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। इनकोहेरेंट में मतलब अलग अलग होंगी, ये इनकोहेरेंट है। अब देखो अगर इनकोहेरेंट से कोहेरेंट बनाना है, इनकोहेरेंट से कोहेरेंट सोर्स बनाना है तो क्या कर दो, एक पिन होल बना लो। ठीक है, मान लो ये इतनी सारी लाइट रेज आ रही हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पिन होल बना दो। इस पिन होल से निकलने वाली जो लाइट रेज होंगी, तुमने कभी देखा होगा कि अगर जैसे सनलाइट आती है ना एक छोटे से होल में से, देखा है
कभी यस विंडो मैम, वगैरह मिट्टी से हो उड़ती दिखती है वो। देखिए या विंडो में एक छोटा सा होल हो और वहां से जब लाइट रे आ रही हो, देखते हो तुम जब वो, और वो तुम जब किसी जब वो दीवार पे पड़ती है ना, तो दीवार पे कहीं पे तुम्हें डार्क दिखती है, छाया सी दिखती है, एक जगह कलर दिखता है, एक जगह छाया दिखती है। देखा है कभी जब वो दीवार पे आके यस मैम। धूप में सर्दियों में सबने देखा होगा। तो वो वहां पर भी देखो इंटरफेरेंस बन रही है, क्यों? क्योंकि वो छोटी सी जगह से आ रही है, तो वो स्मॉल जगह से वो जो वेव्स आ रही है ना, वो आपस में इंटरफेरेंस पैटर्न बना लेती है, क्योंकि वो सोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोहेरेंट सोर्स में, है ना? वो कोहेरेंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया, तो कोहेरेंट सोर्स में कन्वर्ट होने के बाद इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा। तो यानी अगर लाइट वेव बहुत जगह से निकालने की जगह एक छोटे से होल से निकाल लें, तो हमारा क्या बन जाएगा? वो कोहेरेंट सोर्स बन जाएगा। ठीक है, ओके। इनमें से देखो, अभी तुम्हारे पास 4 इक्वेशन है, इसमें से मुझे ये बताओ कि कौन सी वेव, मतलब ये वेव इक्वेशंस है, कौन सी इक्वेशंस को मिलाएं, मतलब कौन सी वेव्स को मिलाएं कि इंटरफेरेंस मिल जाए। चलो बताओ। मैम फर्स्ट को एंड थर्ड को। दोबारा देखो। मैम ऑप्शन बी। फर्स्ट और फोर्थ फोर्थ। कैसे? एक्सप्लेन। मैम अभी आपने बताया था कि इंटरफेरेंस मैम तब क्रिएट होती है या तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, पहली और दूसरा क्यों नहीं हो? पहली और दूसरी वेव क्यों नहीं बनेगी? बताइए। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होगी। हाँ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी ना सब में। बाकी सब में कैसी फ्रीक्वेंसी है? अलग अलग, है ना? देखो मान लो अगर ए ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट में क्या है? फेज डिफरेंस ओमेगा टी। थर्ड वाले का क्या है भाई? ओमेगा 1t, है ना? अब डिफरेंस लो इनका, ओमेगा टी माइनस ओमेगा 1t, यही डिफरेंस हुआ। तो क्या लिखोगे? ओमेगा माइनस ओमेगा 1t। तो भाई ये तो जो फेज डिफरेंस है, ये तो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। और हमने क्या बोला था? फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के साथ वेरी ना करे। तो ये तो फेज डिफरेंस लिया है मैंने दोनों का माइनस करके, तो यहाँ पर तो टाइम में आ रहा है, तो यानी ये तो इंटरफेरेंस नहीं बनाएगी। अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ देखो, पहले वाले का कितना है भाई? ओमेगा टी। दूसरे वाले का कितना है? माइनस ओमेगा टी माइनस डेल्टा। ठीक है, जो भी दिया हो। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ डेल्टा। तो ये वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो यानी ये इंटरफेरेंस बना लेगा। सेकंड और थर्ड देखो, सेकंड और थर्ड में क्या है? 2 ओमेगा माइनस ओमेगा 1। तो बेटा ये तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो गई और टाइम डिपेंडेंट आ रहा है, तो ये भी नहीं बनाएगी। जरा मुझे ये बताओ, पहला और दूसरा बना लेगा क्या? ऑप्शन में है नहीं, पर मुझे बताओ क्या फर्स्ट और सेकंड बना सकते हैं? मैम 2 लेंगे तो मैम 2 की वजह से नहीं बनाएगा। हाँ, क्यों 2 की वजह से क्यों नहीं बनाएगा? मैम ये फ्रीक्वेंसी डबल माइनस करो, फर्स्ट और 2 का फेज निकालोगे तो फेज डिफरेंस माइनस करोगे तो कैसे? 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो ये कितना आ जाएगा? ओमेगा टी। तो यानी तुम्हारा जो फाई है वो किस पे डिपेंड कर गया? टाइम पे। कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई ना, तो मुझे ये डेल्टा फाई क्या चाहिए? मुझे ये डेल्टा फाई कांस्टेंट चाहिए, यानी फेज डिफरेंस बेटा कांस्टेंट आना चाहिए। अगर टाइम के साथ आ रहा है तो वो वाली वैल्यूज क्या नहीं बनाएंगी? इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी अलग हो गई वैसे भी, और यहाँ पर फेज डिफरेंस भी टाइम के साथ डिपेंड कर गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई?
यस मैम। अब मेरी बात देखो, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? दो वेव्स। पहली वेव की इक्वेशन क्या दिख रही है? a cos ओमेगा टी। दूसरी वेव की इक्वेशन क्या दिखाई दे रही है? a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये बताओ इंटरफेरेंस हो जाएगा? यस मैम। वेरी गुड, इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब इन दोनों को सुपर इम्पोज कराएंगे, मतलब इंटरफेरेंस का मतलब है सुपर इम्पोजिशन ही कराना, बट हर सुपर इम्पोजिशन इंटरफेरेंस नहीं बनाएगा, बट हम इन्हें ऐड जो करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, वो उसी प्रिंसिपल से करेंगे। चलो इन्हें ऐड करो, अप्लाइंग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ऐड करेंगे, y किसके बराबर होगा? y1 प्लस y2 के ऐड करोगे, सुपर इम्पोजिशन का मतलब तो यही होता है। इन तुमने दोनों इक्वेशन लिखा, a cos ओमेगा टी, दूसरा लिखा a cos ओमेगा टी प्लस 5। सबसे पहली चीज जो तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्या यहाँ पर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम लिया हुआ है? यस मैम। हाँ, तो इसका मतलब अगर ये वेव इंटरफेरेंस करेंगी, या तो कंप्लीट डार्क दिखाई देगा या कंप्लीट ब्राइट दिखाई देगा, है ना? क्योंकि वो वेव बनाई थी ना जिनमें मैंने ए सेम लिया था, तो सेम लेके अगर जो डार्क बनाएगा तो वो फ्लैट हो जाएंगी। बट अगर मैं इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग ले लूंगी तो कंप्लीट डार्क नहीं मिलेगा। बट मेरी बात सुनो, एम्पलीट्यूड सेम होने की कोई कंडीशन नहीं है इंटरफेरेंस में। अगर कल को तुमसे ये पूछ ले कि डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, तो क्या ये एक कंडीशन है इंटरफेरेंस की? तो क्या जवाब होगा? नो नो। हाँ, एम्पलीट्यूड का कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने जो इक्वेशंस, हाँ बोलो। यस मैम, ये दो इक्वेशंस दी हुई है मैम, इनसे हम कैसे जज करेंगे कि एम्पलीट्यूड सेम है या डिफरेंट है? आकाश आकाश नहीं, सौम्या बताएगी। सौम्या बताओ। मैम, दोनों जो cos ओमेगा टी के सामने होता है, जो मल्टीप्लाई हो रखा है a से हो रखा है इसलिए। हाँ, जो ये वाली वैल्यू है ये बताती है एम्पलीट्यूड। ये स्टार्टिंग में जब इक्वेशन लिखाई थी तब बताया तो था, ये वाला टर्म होता है एम्पलीट्यूड। तो दोनों का ए है ना ये, तो एम्पलीट्यूड सेम है मतलब। ठीक है, ये होती है एम्पलीट्यूड। अब समझ में आ गया? यस मैम। पूछ लिया करो पहले ही, पूरी कथा चल गई अब बता रही है, अब पूछ रही है मैम एम्पलीट्यूड कहाँ से चेक करेंगे। ये रवि ये भी ना ऐसे ही करती है। ओके, थोड़ा सा कोई बात नहीं, पूछ लिया करो, मैं कभी मना नहीं करती। जहां डाउट आए पूछ लो, बट अगर बाद में पूछोगे, पेपर जब तुम्हारे हो जाएंगे और उसके बाद तुम डाउट लेके आओगे तो फिर मैं गुस्सा करूंगी। जब पढ़ाती हूँ तब तुम कितने भी डाउट लेके आओ, तब बताने में मजा भी आएगा। आ जाओ। तो y की, अब मैंने इनको ऐड करा दिया, सुपर इम्पोज करा दिया y1 प्लस y2 को। ऐड कराने के बाद देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना दिख रहा है इसमें, cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दो। तो ये फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए, cos c प्लस cos d का। उसके बाद इसको ऐड करके देखो ये इक्वेशन बनी, जो मैं फिलहाल अभी हाईलाइट करने जा रही हूँ। ये इक्वेशन दिख गई सबको? c प्लस डी का फॉर्मूला लगा के ये इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन याद नहीं करनी है, कभी याद करने बैठ जाओ, जो याद करना होगा वो मैं बताऊंगी। अब यानी ये एक नई वेव बनी है। मुझे ये बताओ इसमें कौन सा तो फेस है और कौन सा एम्पलीट्यूड है, बताओ। मैम 2a एम्पलीट्यूड है एंड 5/2 ओमेगा टी प्लस 5/2 फेस है। अच्छा, 2a cos 5/2। मैंने तुम्हें वेव इक्वेशन क्या बताई थी? वेव इक्वेशन होती किस फॉर्म में है? a cos ओमेगा टी, ये वेव इक्वेशन का फॉर्म है। तो यहाँ अगर ये दोनों कॉस तुमने फेस बना दिए तो चलेगा ही नहीं, यानी फिर तो ये वेव इक्वेशन ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो अब देखो, जो ये आगे का पूरा टर्म है ना 2a cos 5/2, ये पूरा टर्म क्या है? एम्पलीट्यूड। अब मेरी बात दोबारा सुनो, एम्पलीट्यूड कैसी वैल्यू होती है? एम्पलीट्यूड होता है कांस्टेंट वैल्यू। कैसी वैल्यू होती है? कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड घटता बढ़ता तो नहीं है ना टाइम के साथ किसी वेव का, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो उतना ही रहेगा। जो वेव का तुम्हारा एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, वो तो उतना ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। तो देखो 2a कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट। फाई कैसी वैल्यू है? फाई कैसी वैल्यू है?
फेज डिफरेंस तुमने कांस्टेंट लिया है तो फाई कांस्टेंट है, तो यानी ये पूरा टर्म क्या बना, ये पूरा टर्म बना एम्पलीट्यूड 2a/2। दिस इज कंप्लीट टर्म जो कि क्या दिखा रही है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब देखो अगली बात क्या, अगली बार क्या कह रहा है, अगली बात हम देखते हैं इंटेंसिटी की बात। इंटेंसिटी का मतलब आया वही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अगर बेटा इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन क्या होता है, देखो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्केयर के। ठीक है, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है भाई, हाँ एम्पलीट्यूड स्केयर के। हाँ चलो अभी तुम यही पढ़ो। इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्केयर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां से देखो एम्पलीट्यूड ये आया था 2a cos phi/2, तो 2a, अब इसका स्केयर करोगे तो इंटेंसिटी किसके बराबर आई, 4a स्केयर cos स्केयर, भाई cos का भी स्केयर करोगे, देखो 2 का करा 4, a का करा स्केयर, cos का करोगे cos स्केयर phi/2। तो ये क्या हो गई मेरी इंटेंसिटी। जो ये 4a स्केयर है ये कैसी इंटेंसिटी होगी, मैक्सिमम, जिसे मैंने यहाँ पे किससे दिखाया है, किससे दिखाया है भाई, आई नॉट से। अब तुम्हारा यहाँ सवाल आना चाहिए था कि मैम ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि हर बार मुझे एम्पलीट्यूड सेम मिलेगा, वेव का अलग अलग भी मिल सकता है, राइट। तो वो जो अलग एम्पलीट्यूड वाला रहेगा उसे हम अगली वाली क्लास में देखेंगे कि अलग एम्पलीट्यूड होगा तो कैसे इंटेंसिटी निकाली जाएगी और कैसे निकालेंगे। आज तुम सेम एम्पलीट्यूड का पढ़ के चलो। तो मेरे पास अगर सेम एम्पलीट्यूड रहेगा तो जो इंटेंसिटी आएगी वो इस तरह ये आएगी, I = I0 cos, ये वाली वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। कब, सेम एम्पलीट्यूड में अगर वेव इंटरफेयर कर रही है तो ये इंटेंसिटी आएगी, सेम एम्पलीट्यूड में वेव इंटरफेयर करेंगी तो ये इंटेंसिटी आएगी, होनी चाहिए वैल्यू। I0 क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, जो किसके बराबर है भाई, 4a स्केयर के। ये यहां से तुम्हें ये दो चीज याद रखनी है, ठीक है। बस अब आ जाओ बेटा, अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो कॉस की वैल्यू क्या करूं, मैम 1 होनी चाहिए। हाँ, अगर मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो ये cos phi/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, यानी यस मैम, cos phi/2 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, cos कब 1 होता है, मैम 0 डिग्री पे, 0 पे 1 होगा, और मैम पाई 2 पाई 3 पाई 180 पे। वेरी गुड वेरी गुड। 360 180 डिग्री, 180 क्या होता है, 180 पाई होगा। फिर देखो, फिर 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई मतलब 0 के बराबर में ही, 2 पाई। फिर 3 पाई आ जाएगा, यानी पाई का पाई वाला है ना। फिर 4 पाई आ जाएगा, 5 पाई भी आ जाएगा। यानी अगर cos phi/2 किसके बराबर हो जाए, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सबके बराबर। बट देखो ये क्या है, ये जो तुमने वैल्यू रखी है ये रखी है किसकी, फाई की। जो नीचे तुमने वैल्यू रखी है ये तो एंगल है ना पूरा, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। बट यहाँ पर वैल्यू देखो 5/2 है, 5/2। तो फाई क्या होगा, तुमने यहां से क्या लिखा, ये देखो 5/2, 5/2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो तुम्हारा सिर्फ फाई किसके बराबर हो जाएगा, 2 वहां पर ले जाओ, और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, n पाई। तो यानी मेरा फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2n पाई। n का मतलब है कोई भी इंटीजर, 1 2 3 4 एनी इंटीजर। तो इसका मतलब अगर मेरे को इंटेंसिटी मैक्सिमम करनी है तो ये फाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2n पाई रखनी पड़ेगी। ये इतना क्लियर हुआ सबको। अगर अगर मेरे को ब्राइट बनाना है, ब्राइट स्पॉट बनाना है, तो इंटेंसिटी 4a स्क्वायर आएगी। इंटेंसिटी 4a स्क्वायर आएगी तो मतलब जो दोनों वेव आ रही हैं
जो दोनों वेव आके मिलेंगी उन वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है कितना होना चाहिए, 2n पाई। n की वैल्यू 1 रख सकते हो तो 2 पाई, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 पाई, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 6 पाई। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 2n पाई होना चाहिए। रट गया ये चीज? यस मैम। अगर मुझे डार्कनेस बनानी है, सेकंड देखो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, डार्क। अगर मुझे डार्क चाहिए, इंटेंसिटी क्या चाहिए, इंटेंसिटी क्या करनी होगी, फिर 0 करनी होगी। डार्क का मतलब इंटेंसिटी 0, दोनों खत्म हो गई है एक दूसरे के साथ। तो इसका मतलब कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी। हाँ, तो मतलब पूरा कॉस का टर्म क्या करना पड़ेगा, 0। कॉस 0 कब कब होता है, 90 पे और 270 पे, यानी π/2 और 3π/2, है ना। 5π/2 फिर 7π/2, यही चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब 5 किसका इंटीजर मल्टीपल है, 5/2 किसका इंटीजर मल्टीपल है, 2n1 प्लस 5, सॉरी 5, कंप्लीट एंगल देख रहे हैं ना, कंप्लीट 5 किसका इंटीजर मल्टीपल होगा, 2n1 प्लस पाई का, है ना, यही होगा भाई। 2 तो अपॉन में लग ही जाएगा। देखो अगर मान लो आपने n की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पर 5 कितना आया बेटा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 पाई आया। जब कॉस की वैल्यू में रखोगे तो ये ऑलरेडी π/2 बन जाएगा ना, 3 पाई अपॉन में 2 तो फॉर्मूले में ही है, तो 3π/2 बन गया ना। तो आ गई कॉस की वैल्यू 0। अगर n की वैल्यू देखो मैं 0 रखती हूँ, n की वैल्यू 0 रखो तो कितना आया, सिर्फ पाई आया। कॉस के फॉर्मूले में रखोगे तो अपॉन में 2 है, π/2, तो ये π/2 अपने आप बन गया ना। तो अभी भी ये वैल्यू कितनी बनी, cos π/2 0 बनी, cos 3π/2 0 बनी। तो यहाँ से सिर्फ फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, मेरा 2n + 1 पाई, कितना होना चाहिए, 2n + 1। हाँ, तो ये दो चीज याद रखनी है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई होना चाहिए 2n पाई कंस्ट्रक्टिव, ये कंडीशन याद करो। अगर फाई कितना है 2n1 प्लस पाई तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये तो हो गया किसमें बेटा, फाई में। फिर एक नीचे यहाँ पे तुम्हें पाथ डिफरेंस दिख रहा होगा, ये शब्द देखो, पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस कौन बताएगा, पाथ डिफरेंस कौन बता सकता है, का डिस्टेंस है मैम, वेवलेंथ का डिस्टेंस। हाँ अभी बताते हैं उसको। देखो ये इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है सभी को स्क्रीन पे, जहां पर ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है मतलब ब्राइट, ब्लैक मतलब डार्क, ये ब्राइट डार्क और ये ब्राइट। तो इस तरीके से ये पैटर्न बनता है दोनों वेव्स के बीच में, और ये जब स्क्रीन देखोगे तो ये दिखाई देता है। और ये एग्जैक्टली प्रैक्टिकल्स करते हैं, प्रैक्टिकल्स में बिल्कुल साफ साफ ये चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, जब आगे जब तुम जाओगे स्कूल में तो आई डोंट थिंक कि कराते हैं, स्कूल में कराते हैं, वे ऑफिस नहीं कराते हैं, तो कोई स्कूल नहीं कराता हमारे में। हाँ मैकेनिक्स के तो फिर भी करा देते हैं, इसका तो हार्डली मिलेगा। प्रैक्टिकल के नाम पर हम लिखते हैं बेटा 12th में यही होता है, क्योंकि इनके जो ऑपरेटर्स आते हैं ना वो बहुत महंगे आते हैं, रे इन वाले चीजों तो वो नहीं मिलते स्कूलों में, है ना, वो आपको कॉलेजेस में ही कराए जाते हैं। अब बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। एक नया शब्द आया यहाँ पे, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस तो मैं आज ही करा दूंगी, छोटा सा ही टॉपिक है। कल फिर अपना क्या स्टार्ट करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये चैप्टर फिर तुम्हारा आने वाले 2 या 3 दिन में खत्म है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में चलेंगे। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं किसका, पाथ डिफरेंस का। पाथ डिफरेंस, देखो बेटा जी, देखिए मान लो मेरे पास ये क्या है, स्क्रीन है, ठीक है।
ये मेरे पास क्या है, सोर्सेज हैं, सोर्स 1 और ये सोर्स 2। ये मान लो तुमने ये जो सोर्स लिया है ना, ये दोनों सेम सोर्स लिए। तुम दुकान पे गए, एक जैसे 2 सोर्स ले आए, मतलब दुकान पे जैसे जाके 2 टॉफी सेम ले आए, ऐसी दुकान से जाके दोनों सोर्स सेम ले आए। दोनों सोर्स सेम होने का मतलब क्या है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, इस वाले की भी फ्रीक्वेंसी सेम। इन दोनों के बीच का जो मतलब दोनों चीजें सेम है, तो यानी इनमें जो वेव्स निकलेंगी इनका फेज डिफरेंस क्या होने वाला है, 0, यानी डिफरेंस 0, सेम फेस में है। ठीक है, मतलब तुमने सेम जैसे दोनों भाई उठा लिए, दोनों एक जैसे ही हैं, 2 यूज कर रहे हो। मान लो उसको बेटा यहाँ P पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इस P पॉइंट पे, इस P पॉइंट से S1 ऐसे चला, S2 ऐसे चला, क्या S1P और S2P सेम चल रहे हैं? क्या S1P और डिस्टेंस देखो, क्या S1P और S2P सेम डिस्टेंस है? अलग अलग है ना, सेम डिस्टेंस नहीं है, अलग अलग है। तो इसका मतलब अगर तुम्हारी वेव इनिशियली सेम फेस पर भी है, पर अगर वो दोनों अलग अलग दूरी चल रही हैं, तो उनमें क्या जनरेट हो जाता है, पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाता है। मेरी बात समझ में आई? दोनों वेव इनिशियली सेम फेस में है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ है, लेकिन तुमने उनके डिस्टेंस चेंज कर दिए। क्या चेंज कर दिए? डिस्टेंस। तो हो सकता है वो उस पॉइंट पर सेम फेस पर ना पहुंचे, उनके फेस बदल जाएं। क्योंकि पाथ डिफरेंस जनरेट हो गया ना। क्या जनरेट हुआ? पाथ डिफरेंस। तो अगर मान लो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर अब यहाँ पर ये वेव है तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। भाई डिस्टेंस किससे दिखाया जाता है? लैम्डा से। अगर मान लो तुम S1P और S2P में जो डिस्टेंस आया लैम्डा का आया, कितने का आया? लैम्डा का आया। ये लैम्डा का पाथ डिफरेंस कितने का फेज डिफरेंस जनरेट करेगा? इफ देखो, इफ लैम्डा इज पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कितने का जनरेट करेगा बेटा? 2 पाई का। कितने का? 2 पाई का। बस यहां इतना याद रखना, उसके बाद तो तुम इंटरचेंज कर लोगे कि कितने से लैम्डा में कितना पाथ, या कितने पाथ डिफरेंस में कितना लैम्डा है। तो अगर मान लो 1 यूनिट पाथ डिफरेंस आया, 1 यूनिट पाथ डिफरेंस आया, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा। इतना ही आएगा। 1 यूनिट का ये हुआ। तुम्हें जितनी यूनिट का पाथ डिफरेंस चाहिए क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई बाय उतने का पाथ डिफरेंस को मैं एक्स से उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे, उतनी यूनिट का आ जाएगा है। अगर मान लो लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई, 2 पाई इक्वल्स टू लैम्डा, 1 यूनिट फेस डिफरेंस कितना जनरेट करेगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो तुम्हें जितने फेज डिफरेंस का चाहिए तुम यहाँ से उतने का फेज डिफरेंस मल्टीप्लाई कर दो, बोलो आ जाएगा। ये तो तुम इंटरचेंज कर लोगे ना कि किसमें क्या इंटरचेंज करना है, बोलो। मैम ये नहीं समझ आया, ये मैम दोनों फॉर्मूले उल्टे कैसे हो गए? उल्टी नहीं हुई है, यहाँ से पाथ डिफरेंस निकल रहा है, नीचे वाले से फेज डिफरेंस निकल रहा है। ओके मैम। देखो वो अभी तुम अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। बस इतना याद रखो, अगर लैम्डा का चेंज, अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो फेस कितने का जनरेट हो रहा है? 2 पाई का। ठीक है, अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस है बेटा, फेस कितने का जनरेट हो जाएगा? 2 पाई। इतना याद करो। अब आगे आओ, आगे आओ। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर इतने का फेस डिफरेंस है तो मुझे ये बताओ कि पाथ डिफरेंस कितना हो उनके बीच में कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। तो क्या लिखोगे? पाथ डिफरेंस निकालना है अब तुम्हें। भाई फेज डिफरेंस तो पता है तुम्हें 2n पाई है कंस्ट्रक्टिव का फेज डिफरेंस तो 2n पाई है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकालना चाह रहे हैं? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस निकालना चाह रहे हो। तो अभी तुम पढ़ के आए हो कि लैम्डा किसके बराबर है? 2
पाई के। 2 पाई तो 1 यूनिट का पाथ डिफरेंस किसके बराबर हुआ? लैम्डा बाय 2 पाई। एक सेकेंड, पाथ डिफरेंस, हाँ, टू पाई इक्वल्स टू लैम्डा, सेम चीज ही है वैसे तो। 2 पाई का फेज डिफरेंस लैम्डा का पाथ डिफरेंस जनरेट कर रहा है। 1 यूनिट का फेज डिफरेंस कितना हुआ? लैम्डा अपॉन, बाय 2 पाई। ये क्या आया है? 1 यूनिट पाथ फेज डिफरेंस। ये फेज है, तुमने 2 पाई को डिवाइड किया है ना अपॉन में। यस 2 पाई क्या है? फेज। फेस 2 पाई फेज है, तो तुमने 1 यूनिट का फेज डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट का फेज डिफरेंस कितना आया? लैम्डा अपॉन 2 पाई। जितने भी फेज डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना फेज डिफरेंस दे रखा है भाई? 2n पाई का। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2n पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो कितना आया? n लैम्डा। तो कितने का पाथ डिफरेंस होना चाहिए कि वेव कैसा जनरेट हो? कंस्ट्रक्टिव जनरेट हो। तो कितना होना चाहिए बेटा? n टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख दो, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव में देखो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई, जो तुम्हारा एंगल आया था फाई 2n प्लस 1, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। यानी ये इंटीजर मल्टीपल है लैम्डा का, लैम्डा बाय 2 का। तो ये तुम्हें दो चीजें हैं जो याद रखनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव का फेस, कंस्ट्रक्टिव का पाथ, डिस्ट्रक्टिव का फेस और डिस्ट्रक्टिव का पाथ, ये चारों चीजें रट लेना बैठ के। ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं यहाँ रिवाइज करा देती हूँ। देखो मैं यहाँ रिवाइज करा देती हूँ, सारा यहाँ लिख देते हैं, इसका थिकनेस कम करते हैं। देखो कंस्ट्रक्टिव फेस कितना होना चाहिए? फेज डिफरेंस है तो एंग पाई में होगा, फेज डिफरेंस पाई में होगा, तो कितना होना चाहिए? 2n पाई। 2n पाई। कंस्ट्रक्टिव का पाथ, पाथ किस में होगा? पाथ लैम्डा में होता है, ठीक है। तो कितना होना चाहिए बेटा? n लैम्डा। लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव में आ जाओ। डिस्ट्रक्टिव में फेज कितना होना चाहिए? 2n प्लस 1, 2n 1 प्लस पाई। और डिस्ट्रक्टिव का पाथ बताओ? 2n प्लस 1 2n 1 प्लस एज इट इज पाई का लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2। ठीक है, ये चारों याद रख लेना, कल YDS से शुरू कर देंगे और बढ़िया अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर ये 4 पढ़ के आ गए तो, ठीक है। ओके मैम। ओके ठीक है, बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय।